जो गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया है उसका मुझे लगता है कि मुख्य कारण है सी वोटर का जो सर्वे आया है। सी वोटर एक तरीके से नानाजी देशमुख का जो एक ग्रैंडसन है और जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही, अगर उनका भी आप इतिहास देखें ये तो मुझे लगता है कि इनका वैज्ञानिक रूप से इनका विश्लेषण नहीं होता है, वरना इनमें सब में भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने मोदी जी को जिताया था, किशोर जी जो बिहार में अभी पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये असल में जो सर्वे करने वाले हैं ये भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और जो गोदी मीडिया के एंकर हैं ये मुझे लगता है कि ये उनके महासचिव या स्पोक्स पर्सन है। तो ऐसी स्थिति में कल मुझे एक सवेरे एक सज्जन ने कहा कि लल्लन जी जो है वो आरसीपी सिंह जैसे आत्मा उनकी भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी, तो लल्लन जी की आत्मा जो है वो आरजेडी में चली गई है। वो चाहते हैं कि जेडीयू का मर्जर जो है वो आरजेडी के साथ हो जाए। तो इसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे एक नैरेटिव यही चला रहे हैं ना जो, और उसमें आप देखेंगे कि रविशंकर प्रसाद या गिरिराज किशोर या जो भी गिरिराज सिंह है, तो वो जो है गिरिराज सिंह, तो वो जिस तरीके से तर्क देते हैं वो बड़े ही, मुझे कई बार लगता है कि ये सांसद बने हैं, मंत्री बने हुए हैं, ये तो गली मोहल्ले में जो पान की दुकानों पे भी जो जिस तरीके से अतार्किक बातें एक जमाने में हुआ करती थी, सोशल मीडिया में भी उतनी घटिया बातें नहीं होती, अतार्किक बातें नहीं होती जितनी इस तरीके के की जाती है। तो एक एजेंडे के तहत मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया जो कि अडानी अंबानी के कब्जे में आ गया है और वो जो नैरेटिव चलाता है, वो जो सर्वे करता है, तो ये लोग बात दिसंबर की ठंड में ही जाग गए हैं, जो कि अप्रैल के गर्मियों में जब चुनाव होने वाले हैं, तो ये मैं इस मीडिया को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ये जो सूचनाएं देते हैं, ये जो एक गुजरात का जो पीआरओ जो मोदी जी के साथ रहता है और जो सबको सवेरे सवेरे व्हाट्सएप कर देता है, उसी का एक तरीके से दिन भर उसका रुदन चलाते हैं, उसका एक तर्क चलाते हैं और ये इतना अतार्किक और अराजनीतिक होता है कि नीतीश कुमार जैसे इनके लिए कोई बच्चों का खेल हो रहा हो कि वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाएंगे और याचना करेंगे कि अब मैं यहाँ बहुत तंग हो गया हूँ, आप मुझे कुछ अपने शरण में ले लीजिए, जैसे कि वो खुद जब एंकर और मीडिया वाले शरण में चले गए हैं तो वो ये समझते हैं कि हर आदमी की मेरुदंड है वो भी हमारे उपराष्ट्रपति की तरह हो गई है। तो मैं इस सारी नैरेटिव को नहीं मानता। दूसरा सवाल आपने शायद शिवसेना के बारे में जी बाला साहब ठाकरे की जो धारा है उसका असर, बाला साहब की धारा जैसे देखिए, मैं उसको सांप्रदायिक धारा मानता हूं। मैं उद्धव ठाकरे की, और क्योंकि मैंने 92-93 देखा है और मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि शिवसेना कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जैसे तत्व है और शिवसेना की जो सबसे बड़ी जो ताकत है, एक उपन्यास था राणा, उसमें लिखा था शिवसेना की दो ही ताकत है, खंडनी यानी एक्सटॉर्शन, जो कि अब एक नाथ शिंदे की पार्टी करती है। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से थाने में एक लड़की थी जिसपे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने गाड़ी चला दी, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जब बहुत सोशल मीडिया पे और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कुछ उस पर स्टोरी की तो उसको शायद 24 घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुआ और ऐसी धाराएं लगाई गई कि वो एकदम रिहा हो गया। और जो सरदार जी जो हमारे थाने के कमिश्नर थे जो 2-3 दिन बाद अभी रिटायर्ड हो गए, अब उनको देखिएगा कि किस तरीके से उनको कोई पद मिल जाता है। या जैसे मुझे कई बार लगता है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति को एक कर रही है और अयोध्या में जो आयोजन कर रही है, तो मैंने कुछ दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश का एक कैरोल, एक कुछ ईसाई भजन गाते हुए उनके वीडियो देखा था,
तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो कह सकते हैं कि मैं ईसाइयों के कार्यक्रम में भी गया था, तो मुझे अगर अयोध्या बुलाया जाएगा तो मैं वहां पे भी चला जाऊंगा। तो ये जो बैलेंस करने की हमारे यहाँ पे अभी जो हमारे अभिजात्य में एक परंपरा बनी हुई है, ये मैं तो सैम पेट्रोडा की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता अभी भारत की संविधान से भी गायब हो गई है, भारतीयों के मन से भी गायब हो गई है, और जिस तरीके की राजनीति और धर्म को जोड़ा जा रहा है वो एक तरीके का बड़ा खतरनाक एक चीज हो रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन्होंने उस दिन छुट्टी घोषित कर दी, आज दिवाली मनाई जा रही है, सरकार कहेगी कि हम लोगों ने जो ग्रांट्स दे रहे हैं जिनको 450 रुपए की जो गैस सिलेंडर दिया जाएगा, वो ये बताएं कि वो उन्होंने राम मंदिर की यात्रा की थी या नहीं की थी, या उनके घर में, तो वो कुछ भी शर्तें रख सकते हैं। तो इस तरीके का जब ये है तो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो एक उदार राजनेता के रूप में, और उनको मुसलमानों के बहुत वोट, उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, और उद्धव ठाकरे को जो जैसे अभी कहा जा रहा था कि वो पैन महाराष्ट्र नहीं है, मुझे लगता है वो पैन महाराष्ट्र है। और सबसे बड़ी शिवसेना की ताकत जो है वो ओबीसी है, और ओबीसी और मराठों का जो मराठे जो है वो शरद पवार के साथ में है, ओबीसी जो है वो शिवसेना के साथ में है, और कांग्रेस जो है इन दोनों को जोड़ने वाली शक्ति है। तो लबे-लुबाब यह है कि महाराष्ट्र में जो है वो तीनों ही गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है। और नानाजी के जो पोते हैं उन्होंने सही बताया है कि महाराष्ट्र में उनके लिए काफी खतरा है, इसीलिए नैरेटिव चलाया गया है कि उद्धव ठाकरे इतनी सीटें चाहती है, कांग्रेस 30 सीटें चाहती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जिस तरीके से शायद 40-45 सीटें हैं तो 15-15-15 पहले ये बनाया गया था, और यही फार्मूला जो है लागू हो जाएगा। शरद पवार 1-2 सीटें, प्रफुल्ल पटेल जैसे जो उनके समर्थक थे वो गोंदिया से लड़ते थे, और एक जो निर्दलीय एक नवनीत जो थी जो कि हर पार्टी में के साथ में चली गई है, वो भी पहले जीती थी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल समस्या है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी राजनीतिक अगर अपनी समझदारी दिखाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी उनको काफी चुना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अभी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव लड़ाए गए थे, इसी तरीके से विधानसभा के जो लोग हैं उनको लोकसभा के चुनाव लड़ाए जाएंगे। और बहुत सारी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस जैसे जो नेता हैं जिनको अमित शाह अपने राह का रोड़ा मानते हैं, उनको भी चुनाव लड़ा के और हरवा के खत्म कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह की पार्टी है, उसको आप ऐसा मत समझिए कि वहां सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है और वहां राम राज्य आ गया है और एक दूसरे के प्रति वो नहीं कर रहे हैं। उधर भी खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब अनाचार हो रहा है, और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से लूट मची हुई है ट्रांसफर्स की और एकनाथ शिंदे के राज में, वो अनपैरेलल है। इतना करोड़ों रुपए का लेन देन मैंने कभी भी नहीं देखा। तो ये एक बहुत ही अचंभित करने वाली स्थिति है, जिसमें कि लोग बाग एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। जी अमरीश, एकदम ठीक, बिल्कुल आपने कहा। आप भारतीय मीडिया करते हैं, मैं उससे भारतीय जनता मीडिया पूछता हूँ। वो सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं, भारतीय जनता मीडिया है। मैं ज्ञानेश जी फिर आपके पास आऊंगा। जो अभी एक बात कही कि बाला साहब ठाकरे की एक धारा थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसमें जोड़ा है। उसमें जोड़ा ये है कि माइनॉरिटी के समर्थन उनको मिल रहा है और उनका पूरे महाराष्ट्र पे असर हो सकता है। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी बिल्कुल सही बात है सर, मैं सहमत हूँ। बाला साहब ठाकरे ने भी कोशिश की थी उसमें से कि माइनॉरिटी तो नहीं थी उनके साथ में, एक मिनिस्टर तो था, ये बात है कि एक आमदार भी था, मिनिस्टर भी था, ये बात सही है। लेकिन शिवसेना के साथ में जैसे सर ने अभी बोला कि भाई ओबीसी है, तो ये सही बात है कि ओबीसी की पार्टी है, इसीलिए मंडल को, लेकिन ये मंडल के समर्थक नहीं थे बाला साहब ठाकरे।
और वो उसी बात पे हमारी चर्चा भी हुई थी, उसी बात पे मैंने शिवसेना भी छोड़ी। लेकिन एक बात है, शिवसेना के साथ में जैसे कि बीजेपी के साथ में भी है वो लोग नॉन अरे एससी वाला जो ये है ना, एक वर्ग जो है जो हिंदू एससी बोलते हैं या हिंदू दलित खुद को जो बोलता है, तो वो ज्यादा पैमाने पे शिवसेना के साथ में कांग्रेस और कांग्रेस की तुलना में वो बीजेपी के साथ में भी है, तो इसीलिए ये भी है, ओबीसी भी है और दलितों में नहीं, उसको हिंदू कहने लगा। एक और बात मैं ज्ञानेश जी हाँ, मैं सही। ऐड करना चाहूंगा, मैं भूल गया, वो ये है हाँ। कि प्रकाश अंबेडकर जो है वो महाविकास आघाड़ी का अभी हिस्सा बनने वाले हैं, और पहले जो प्रकाश अंबेडकर और शरद पवार के कुछ व्यक्तिगत द्वेष के कारण समझौते नहीं हो रहे थे, शरद पवार ने उनको एकोमोडेट करने का तय किया है और 2-3 सीटें उनको भी दी जाएंगी, प्रकाश अंबेडकर को भी। तो ये बड़ी खबर है। हाँ, ये बड़ी खबर है, और उसको रोकने के लिए ही ये सारा आप जो कह रहे हैं भारतीय जनता मीडिया जो है वो ये चला रहा है जी। सॉरी। तो ये जो है खबर, ये जो खबर है सर ने दी है, तो उसमें भी दम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक बात इसमें जो फंसी हुई जो है ना सर, तो ये जो कल का सम्मेलन हुआ प्रकाश आंबेडकर जी का कल परसों का, और बाकी लोग और बीजेपी के खास करीबी, गडकरी के खास करीबी ने बोल दिया, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने बोल दिया मुझे कि गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि गडकरी को टिकट, हाँ गडकरी को, ये उनका खास है, वो गडकरी के खास है वो। तो उन्होंने बोला, बड़े हैं, दिल्ली में रहते हैं वो, यहाँ की बात नहीं है, दिल्ली में रहते, उन्होंने बोला कि गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा, प्रकाश आंबेडकर का जो भी है वो सब बीजेपी ने किया हुआ है, मराठा आंदोलन के लिए भी पूरा फंड जो है वो सब मतलब बीजेपी बोले तो फडणवीस और ये सब कर रहे हैं। और इस तरीके का दिखता भी ये इसीलिए है कि क्योंकि ये सर्कस का तंबू जैसा यहाँ से उड़ गया वहां, वहां से उड़ गया वहां। जैसे मराठा आंदोलन में भी क्या है कि हर 1-2 दिन मीटिंग हजारों की लाखों की मीटिंग कैसे हो सकती है? शरद पवार भी नहीं ले सकते, अपने उद्धव ठाकरे भी नहीं ले सकते। सबसे बड़े मास लीडर तो महाराष्ट्र में 2 ही लोग हैं, खुद की बदौलत पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। ये भी इतने रेगुलर मीटिंग बड़ी बड़ी लाखों की सभाएं नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी के मामले में भी ये थोड़ा सा, उनके मामले में एक बात देख रहे, आपने भी देखा होगा कि वो क्या है, इस समय कभी नहीं इतने प्रकाश आंबेडकर उनके पीछे लगे हुए कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, इतना बोल रहे। कांग्रेस वाले ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि वो उनको लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझाना चाहते हैं कि आप जो गड़बड़ियां करते हैं, आखिरी दम तक प्रकाश आंबेडकर के बारे में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कौन से समय में क्या बोल देंगे और कैसे खेल बिगाड़ देंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। मगर एक बात हमें देखनी होगी कि अगर प्रकाश आंबेडकर सीरियसली वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आना चाहते हैं, बीजेपी और संघ के साथ में कोई ये अंदरूनी या बाहर से भी कोई ये नहीं रखना चाहते संबंध, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इतिहास बन सकता है। और ये शरद पवार जी ने पहले एक समय में आरपीआई के चारों ग्रुप को एक किया था और चारों को 4 टिकटें दे दी थी और चारों के चारों जीत गए थे। आरपीआई के चारों जीत गए थे, ये रिकॉर्ड हो गया था। और तब तो पूरा महाराष्ट्र पूरा इतिहास, तो वैसे ही इतिहास अभी बन सकता है, ये बात सच है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर हमेशा मुझे समझ भी नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। रियली मैं अभी तक मुझे खुद समझ में नहीं आया। वो समय पे कुछ भी कर देते, पिछली बार भी उन्होंने सब गड़बड़ियां कर दी ना, तो उनके पीछे उनको खेल बिगाड़ने का ही काम था। अभी खेल बिगाड़ेंगे या नहीं, जैसे कि वो ओवैसी उनके साथी थे, ओवैसी ने भी साथ छोड़ दिया इनका, क्योंकि वो ये ऐसी गड़बड़ी करते हैं। तो सर ने बोला है तो पॉसिबिलिटी इसमें मुझे लग रही है कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आघाड़ी अपने महाविकास आघाड़ी के साथ में आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। और महाराष्ट्र में हाँ, संघ भी मोदी के खिलाफ, गडकरी भी मोदी के खिलाफ काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अभी तो कल हमारे सतीश जी बताते, संघ और मोदी के बीच में पहली बार इतना बढ़िया तालमेल हुआ जो पहले नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता संघ की राजनीति को मैं नहीं जानता हूँ ठीक से। हालांकि इसमें सर एक 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इनको सबको मालूम है जो अडवाणी जी के साथ में सिर्फ इसमें भी नहीं आने देते हैं कि भाई नहीं आइए, मंदिर में मत आइए, मंदिर का उद्घाटन हो रहा नहीं आए आप, ये कौन करता है सर?
तो क्या ये कुछ नहीं होगा, ये सबको मालूम है। अगर शरण जाना है मोदी को तो जाओ, नहीं तो फिर तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो लड़ने की हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं, वो तो लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ एकदम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, संघ भी अंदर से काम करेगा यकीन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल महाराष्ट्र में अब ताकत की बात कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दो, अगर आप देखें जो उसमें अभी अंबेडकर की भी बात आ गई, प्रकाश अंबेडकर की, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अगर होता दिख रहा है तो महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान होता है। नहीं, महाविकास अघाड़ी अगर एक साथ रहती है, जो अभी तक दिख रहा है कि वो एक साथ रहेगी, और जब ये अनुराग जी ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर उसमें आ जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के पास अकेले अपने बुलबुते महाराष्ट्र में कोई स्थान ही नहीं था, वो शिवसेना के भरोसे आगे बढ़ रही थी। शिवसेना ने उसको कंधा दिया, उसके आगे उसके आधार पर आगे चलने का प्रयास कर रही थी वो। और शिवसेना से अलग होने के बाद इसीलिए उन्होंने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा कि वह जब उद्धव ठाकरे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको तोड़ दिया, और शरद पवार जी के को कमजोर करने के लिए उनकी पार्टी को तोड़ा। लेकिन अभी भी मेरा अपना मानना है कि शिवसेना की ताकत शरद पवार के ही साथ है। उनका समर्थक अजित पवार के साथ नहीं गया है, क्योंकि उसमें किसान और अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी संख्या है, जो बीजेपी के साथ मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। शिवसेना की स्थिति भी वही है। शिवसेना के मुख्य आकर्षण के जो केंद्र है, नेतृत्व जो है, वो उद्धव ठाकरे के पास ही है। मेरा अपना सुनील जी आपको मैं एक सप्लीमेंट करना चाहता था कि जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने कठिनाई आ रही है वो ये हो रही है कि अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी से उतना ही दबदबा सीटें मांग रहे हैं जो कि उनको, तो वो एक अब जो स्थिति बनने वाली है वो ये है कि शिवसेना, ये जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार, ये लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उन दोनों में एक तरीके की अघोषित नहीं घोषित प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिससे कि उनके लोकसभा चुनाव के गणित बहुत बिगड़ गए हैं। और ये मानते हैं लोग बाग कि अमित शाह और मोदी जैसे भी तानाशाही से या अपने एक छत्र राज से सबको ठीक कर देते हैं, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। दैट इज देयर, उनके लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। जी सुनील जी, आप प्लीज कंटिन्यू। मैंने सोचा कि मैं एडिशनल इनपुट आपको, मैंने अच्छी जानकारी दी आपको। ये तथ्य भी है सर ना, अनुराग जो कह रहे हैं बिल्कुल ये तथ्यपरक है। इसलिए भी कि क्या अपनी राजनीतिक ताकत अजित दादा पवार और शिंदे दे देंगे बीजेपी को, तो किस बिना पर राजनीति करेंगे वो अपने अपने इलाके को या अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, और दावेदार बनेंगे। और ये सही है, बिल्कुल अनुरागी सही कर रहे हैं कि वह सिनर्जी अजित दादा पवार और शिंदे के बीच में कभी नहीं रही। शिंदे की कितनी शिकायतें अजित दादा पवार करते रहे, अजित दादा पवार की कितनी शिकायतें शिंदे करते रहे, तो वो सिनर्जी तो कभी नहीं बन पाई थी। और वह जब चुनाव की स्थिति आ रही है तो दोनों दावेदार बनेंगे, और उनका कि अब हम अपनी राजनीतिक धरातल तो छोड़ेंगे नहीं। और जब ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ जाएंगे तो बीजेपी खड़ी कहां हो पाएगी, किस इलाके में उनकी कौन सी जगह है। इसलिए महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से अब तक एक साथ दिखाई पड़ रही है और लगातार लड़ रही है, उसका राजनीतिक कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। शिवसेना के कितने कार्यक्रम हुए, कस्बा का उपचुनाव भी जो हुआ, वो तमाम बातें बताती है कि महाविकास अघाड़ी की ताकत बीजेपी की तुलना में बहुत बेहतर है। और अगर जो अनुराग की बात कर रहे हैं, जो होता हुआ दिख भी रहा है, इसमें फिर तो बीजेपी को जो नुकसान महाराष्ट्र में होगा उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते आप। बहुत उम्मीद बांधे हुए हैं वो, लेकिन संभव नहीं है। मेरा अपना मानना है कि महाविकास अघाड़ी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है बीजेपी के सामने, और बीजेपी गठबंधन में, जो एनडीए के गठबंधन में जिस तरीके के अलगाव पैदा हो रहे हैं,